हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इससे जस्ट पहले मैंने जो दो वीडियोस रिलीज किए थे, देयर आई टॉक्ड अबाउट द यूनिफॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, और साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स भी डिस्कस किए थे, चाहे वो एक्स वर्सेस क्या हो एनर्जी का बैंड बैंडिंग हो, चाहे वो एक्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में वेरिएशन अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन हो, या एक्स वर्सेस क्या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो वी का कर्व हो, या फिर एक्स वर्सेस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड जो लास्ट में रिजल्ट करता है बिल्ट इन पोटेंशियल का ग्राफ हो। और इसके साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो यार वो तो बात हुई थ्योरी की। अब बाय द वे उस दो वीडियोस से अब बारी आ गई है कनेक्ट करने की, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने की। यार एक चीज ध्यान देना, तो आज की इस वीडियो में लगभग मैं 9 के आसपास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं, जिसमें लगभग जो प्रॉब्लम्स हैं वो गेट के हैं। लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि जितने प्रॉब्लम मैं आज डिस्कस करूंगा ना, उससे आपने जितना भी थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया होगा पिछले दो वीडियोस में, या बिल्ड नहीं भी किया होगा, कई जगह आपको प्रॉब्लम आने लगती है कि सर ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं कि सर रो ऑफ वी जो है वो आपको निकाल के देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटेंसिटी यूजिंग द पोसाई इक्वेशन, ये कहां से आया। तो कुछ अगर बाय द वे थोड़े ऊपर नीचे आपके कंसेप्ट हिले डुले भी होंगे ना, सो स्टिल अगर बाय द वे आप इस पूरे के पूरे सेगमेंट ऑफ वीडियोस को अगर देख लेते हैं, अराउंड 9 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग टू टेक, सो आई थिंक यू विल बी मोर देन थरो अबाउट द कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी बिल्ट रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन व्हिच आल्सो मेक्स अ अब्रप्ट जंक्शन। चलिए, तो ज्यादा लेट किए बिना सबसे पहला प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूं। अगेन ये गेट का प्रॉब्लम है। देखिए गेट का प्रॉब्लम है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 का प्रॉब्लम है। देखिए डिटेल है क्या इसमें। An abrupt PN junction located at x is equals to 0 is uniformly doped on both P and N side। यार एक चीज ध्यान देना, PN जंक्शन है और जो नेचर ऑफ जंक्शन है वो अब्रप्ट है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर देख के भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इसको यूनिफॉर्मली डोप्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब थ्रू आउट द रीजन ऑफ द एनडी एंड थ्रू आउट द रीजन ऑफ एनए, या फिर मैं ये बोलूं एन टाइप में आप डोपिंग किसका करेंगे, डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन एनडी। एनडी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा, ये थ्रू आउट द एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली एन ए भी थ्रू आउट द क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। That's fine. The width of the depletion region is W। तो कायदे से डिप्लीशन का जो width बना है वो W है। आगे ये लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन एक्स डायरेक्शन इज ई ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल नियर द पी एन जंक्शन। अग्री करते हैं। चलिए, तो बाय द वे अगर मैं इसको फटाफट अगर क्या करूं, रिकॉल करूं, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल पीएन डायोड का फिजिकल स्ट्रक्चर यहां क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें क्लियर दिया हुआ है कि आपका x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो मेट्रोलॉजिकल जंक्शन है। क्या है, जहां p और n आपस में मीट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, मेट्रोलॉजिकल जंक्शन है। आप अगर ये चारों के चारों ऑप्शंस को कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, चारों के चारों ऑप्शन में लेफ्ट क्या लिया हुआ है, n साइड लिया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि x लेसर देन 0 जो रीजन है वो n साइड का रीजन है, और x ग्रेटर देन 0 वाला जो रीजन है वो क्या है, p साइड का रीजन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने यहां दबा के डोपिंग की होगी किसके, डोनार इंप्यूरिटी से, और यहां की होगी एक्सेप्टर इंप्यूरिटी से। तो यहां डोपिंग जो रहा होगा वो रहा होगा डोनार का, और यहां जो डोपिंग रहा होगा वो रहा होगा एक्सेप्टर एटम्स का। दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ओवरऑल यहां बना क्या होगा, यहां बना होगा एन टाइप, यहां बना होगा पी टाइप। एन टाइप का अगर ये मटेरियल है तो यहां एक्सेसिव क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन मेजोरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहां जैसे अगर ये पी टाइप का बनाया है तो इन एक्सेसिव या इन मेजोरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे आपके मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है, और एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस में मेजोरिटी में आपके होल है, या फिर x इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन या क्या है, डेंसिटी कम है। तो यहां एक डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो मैंने पहले भी बताया था। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द चार्ज कैरियर स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट करेंगे, और होल एज सच इसका माइग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं होता। होल इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस। अगर माइग्रेशन यहां से यहां होगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रीजन पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज नहीं बोला जाता, इसको पॉजिटिवली आयनाइज्ड बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो आपका जो क्या होगा, एनडी रीजन होगा वो पॉजिटिवली आयनाइज्ड होगा। किस खुशी में होगा, पॉजिटिवली आयनाइज्ड में। सीधी सी बात है, अब जो पहले आपके एटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिसबैलेंस ही आ गई। प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है। एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, अब प्रोटॉन क्या है, एक नंबर में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये एक एटम जो होगा वो एक चार्ज अब क्या करेगा, कंटेन करेगा, जो होगा +1.6 × 10⁻⁹ के बराबर।
और यहां कहानी जस्ट उल्टी होने जा रही है। अब ये भाई दवे अभी तक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बैठे थे भाई, अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आफ्टर आयनाइजेशन, ये प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं कि कायदे से एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये क्या हो चुका होगा, पॉजिटिवली आयनाइज्ड, नेगेटिवली आयनाइज्ड। अब इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई का क्या होगा, जनरेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा भाई, प्लस से माइनस की तरफ होगा। यार अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मेरे से पढ़ने जा रहा हूं एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। प्लस से माइनस की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो होगा ये कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इससे होने क्या जा रहा है, आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो एनडी में होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां होल होगा। अब ये क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ध्यान देना, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है अगर चार्ज कैरियर क्या हो, पॉजिटिव इन नेचर हो। तो भाई यहां तो सीधी सी बात है, फोर्स जो लगेगा कहां पर, होल पे, इसी डायरेक्शन पे लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पे रिवर्स डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि जैसे जैसे आपका डिप्लीशन रेट बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, इनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम का केस आएगा, जिसके बाद आपकी आयनाइज्ड रीजन ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, और इस रीजन को मैं बोलता हूं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को मैं बोलता हूं डिप्लीशन रीजन। ये आपका डिप्लीशन रीजन है। तो डिप्लीशन रीजन आप बोल सकते हैं इसको माइनस ऑफ एक्सएन, इसको बोल सकते हैं एक्स ऑफ पी। तो यहां से डिप्लीशन रीजन समझ में आ रहा है सर आपके प्रॉब्लम के लिए, डब्ल्यू जो है ना वो एक्स एन प्लस एक्स पी के बराबर है, जो आपके गिवन डेटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो यार अगर बाय द वे मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बारे में बात किया हूं, तो यार देखो कुछ चीजें तो देख के समझ में आ रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और इस डायरेक्शन में आपने क्या लिया है, पॉजिटिव एक्स लिया है। क्या लिया है, पॉजिटिव एक्स लिया है। तो कायदे से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो मैग्नीट्यूड निकालते हो वो क्लियर है कि किस डायरेक्शन पे होगा, एक्स के डायरेक्शन पे ही होगा। ठीक है, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। या फिर मैं ये बोलूं कि कायदे से अगर यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बनाता हूं तो किस डायरेक्शन पे होगा, ये प्लस एक्स कैप के डायरेक्शन पे होगा। ये तो क्लियर है। तो यार देख के एक चीज तो समझ में आ गया कि आपका जो ए ई होगा, या फिर ई बोलो चलो, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें देख के आप ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या कौन कौन सा रूल आउट कर सकते हो, सी और डी तो रूल आउट कर ही सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। अगर आप एन की जगह में यहां क्या होता, पी होता, यहां एन होता, तो रिवर्स होता। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनता ना, वो क्या होता, निगेटिव इन नेचर होता। कहां बनता, नीचे की तरफ बनता। तो मैं तो रूल आउट कर ही चुका हूं। क्या क्या रूल आउट हो चुका है, यहां से आपका सी गया और क्या गया, डी गया। चलिए अब मैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोफाइल यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये प्रोफाइल है आपका एक्स वर्सेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रोवी का कर्व, रोवी का कर्व, रोवी। ठीक है, तो यार एक चीज ध्यान देना, यहां कहीं ना कहीं आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो किसकी है, आयनाइज्ड चार्ज डेंसिटी किसकी है, एक्सेप्टर है डोनार एटम की, डोनार एटम की, और क्या हो चुकी है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। तो भाई एक एटम जो है वो एक क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻19। तो अगर बाय द वे 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर एनडी नंबर ऑफ क्या रखे हुए हैं, आपके डोनर एटम्स रखे हुए हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अगर निकालना चाहेंगे ना तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पॉजिटिव होगा, कितना होगा, Q इंटू एन डी। सिमिलरली यहां निगेटिव होगा, चलो माइनस Q इंटू क्या ले लो, एन ले लो, और इसके आगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी 0 होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद आपका जो पूरा का पूरा रीजन है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रीजन है। आपने पहले भी पढ़ा था, एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल। ये तो केवल क्या हुआ है, डिसबैलेंसी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जाके इसको निगेटिवली चार्ज कर दिए हैं, और यहां से अगर माइग्रेट किए तो पॉजिटिव चार्ज हो गए बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये समझ में आया। अब ये निकलते ही, अब मेरे हिसाब से अब ज्यादा टाइम नहीं है इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। अब कुछ नहीं करने जा रहा, मैं एक दूसरा कर्व बनाने जा रहा हूं। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स वर्सेस एक्स। ये निकालने का आप साधारणतः जो मेथड यूज किए थे आपने, वो मैं फिर से रिकॉल करता हूं। जो मेथड यूज किया था आपने, पोसाई इक्वेशन यूज किया था। व्हाट वाज द पोसाई इक्वेशन, ई वाज इक्वल्स टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रो वी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालो, रो वी dx। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसका, रो वी का। तो भाई अगर मैं कहां तक जाऊं, माइनस एक्सएन से पहले पहले तक तो रो वी 0 था, तो इससे पहले पहले एरिया क्या होगा, 0 होगा। यार कुल मिला के ये है, ई जो है ना वो ई का मैग्नीट्यूड जो है इसका एरिया अंडर द कर्व से ऑफर होगा, और वो भी जो भी एरिया अंडर द कर्व ऑफर होगा आप उसको क्या करने जा रहे हो, एप्सिलॉन से डिवाइड करने जा रहे हो। ठीक, दैट्स आल्सो फाइन। तो ओवरऑल हो क्या रहा है
ये क्या है, एक पॉजिटिव क्या है कांस्टेंट वैल्यू, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू जैसे आपने 2 लिया तो 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा 2x। बोले तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, तो कर लिया मैंने पॉजिटिव। उसके बाद एक नया कांस्टेंट आया है, नया कांस्टेंट वैल्यू जो है अब वो क्या है निगेटिव। निगेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होने जा रहा है, ये निगेटिव स्लोप्ड एक लाइन बनेगा। और एक चीज ध्यान देना, आपने पहले भी पढ़ा था, ये एरिया और ये एरिया अगर सेम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जहां से स्टार्ट होगा वहां जाके ये क्या करेगा, खत्म भी करेगा। और यहां आएगा आपके ई मैक्स की वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू, ठीक है। आई थिंक दैट्स क्वाइट गुड नो। तो यार एक चीज ध्यान देना, इससे आसानी से मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन क्या कर सकता हूं, एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं। अगर आप ई मैक्स को याद भी करोगे ना, सो व्हाट वाज द ई मैक्स, चलो यहां याद करते हैं। ई मैक्स, ई मैक्स वाज इक्वल्स टू, ध्यान देना ई मैक्स जो कुछ नहीं था, वो आपने क्या करना था, ये ई मैक्स निकालना था। ये ई मैक्स होगा क्या, एरिया अंडर द कर्व। क्या है भाई मेरा एरिया अंडर द कर्व, क्यू एन डी, साथ में इसका डिप्लीशन विड्थ एक्स एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और यही बराबर था किसके, क्यू एन ए एक्स पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, कल के दिन अगर आपने क्या निकालना है, यहां पर एनडी भी निकालना है या एनए भी निकालना है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, आप जो ई मैक्स है, ई मैक्स मैंने निकाला है, ई मैक्स इज इक्वल्स टू क्यू एन डी एक्स एन डिवाइड बाय एप्सिलॉन, क्यू एन ए एक्स पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो कल के दिन अगर आपको क्यू ई मैक्स का भी अगर प्रॉब्लम दिया हुआ हो, एन डी एक्स एन एन ए एक्स पी अगर ये दिया हो, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दोस वैल्यूज वेरी वेल। अब एक चीज ध्यान देना, बाय द वे इसके स्लोप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते थे, एक और तरीका था इसको कैलकुलेट करने का। कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कर्व बना हुआ है, अगर वहां स्लोप पॉजिटिव है, तो ध्यान देना जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफर हुआ है वो कायदे से हमेशा होगा एन टाइप। और देखो ये जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव, सॉरी ये जो स्लोप है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर आपके पास स्लोप जो अगर पॉजिटिव बनेगा, तो वो जो रीजन होगा ना, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना है, वो हमेशा होगा एन टाइप। इस रीजन में जो स्लोप बना है वो क्या बना है, निगेटिव बना है। तो हमेशा ये मान के चलना कि ये जो रीजन होगा वो होगा पी टाइप, पी टाइप। अगर आप इसका स्लोप भी निकालना चाहें तो इजीली आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे होने जा रहा है भाई इसका स्लोप, कुछ नहीं है, ई मैक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये जो क्या होगा आपके पास लेंथ होगा। तो भाई सीधी सी बात है, ई मैक्स की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी नोन है, ये होगा ई मैक्स डिवाइडेड बाय ऑफ ये डिप्लीशन विड्थ कितना एक्स एन। और सिमिलरली अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहें तो फिर से होगा ई मैक्स डिवाइडेड बाय ऑफ एक्स पी। मैंने केवल मैग्नीट्यूड बताया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि यहां वैल्यू प्लस होगी और यहां वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो एक चीज ध्यान देना, कल से आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है यहां विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस क्या है, एक्स इंक्रीजिंग है और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। जहां इंक्रीजिंग होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होने जा रहा है, एन टाइप, और जहां डिक्रीजिंग होगा बाय डिफॉल्ट वहां क्या होने जा रहा है, पी टाइप। तो कल के दिन अगर बाय द वे पी इधर होता, एन इधर होता, ये कर्व उल्टा होता, उल्टा इन द सेंस कर्व वुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ दिस। और उस केस में यहां जो स्लोप है वो क्या है, अब निगेटिव है। अगर स्लोप यहां निगेटिव है तो इसका मतलब ये जो होता वो क्या होता, पी टाइप, और यहां स्लोप पॉजिटिव है तो ये क्या होता, एन टाइप। आप आसानी से इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि आपके लिए जो बेस्ट मोस्ट आंसर होने जा रहा है इस प्रॉब्लम के लिए वो होने जा रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। So A is gonna be the best most answer for this particular problem. Is that part clear? तो चलिए इसी सीक्वेंस में now we are going to take the second problem. The problem has come in gate. No, it has been design problem. The problem was a design problem. Problem में लिखा हुआ है that Gleason region in a PN junction is made of which of the following. So now we are going to take the second problem. Now we are going to take the second problem. Second problem में आपकी स्टडी जो है वो कन्फाइंड है आपके डिप्लीशन रीजन्स पे। स्टेटमेंट अगर आप क्लीनली पढ़ेंगे, लिखा हुआ है द डिप्लीशन लेयर इन पी एन जंक्शन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप डिप्लीशन रीजन पे कन्फाइन करेंगे ना तो ये तो क्लियर है कि आपका जो पी रीजन बना होगा, पी रीजन वो किससे बना होगा, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी से बना होगा, और जो एन रीजन बना होगा वो डोनार इंप्यूरिटी से बना होगा। लेकिन अगर आपने केवल डिप्लीशन रीजन में अपने ब्रेन को कन्फाइन किया तो आपको ये पता चलेगा इस रीजन में एन डी रखा तो जरूर था लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है, वो आयनाइज्ड है। किस खुशी में उसने इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर दिया है टुवर्ड्स एन साइड, और किस खुशी में ये भी आयनाइज्ड होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप। तो ओवरऑल अगर मैं ये देखूं कि अगर आप क्वेश्चन 2 को आप थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल था इसका अंडरस्टैंडिंग ये था सर
अगर पूरा का पूरा इस रीजन में देखोगे तो आपका जो क्या है एनडी वो नॉन आयनाइज्ड है या फिर क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस रीजन में आपका Na जो है नॉन आयनाइज्ड है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जैसे आप डिप्लीशन रीजन में आएंगे इस रीजन में Na जो है वो क्या है आयनाइज्ड है और इलेक्ट्रिकली क्या होगा निगेटिवली चार्ज्ड होगा और ये क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि भाई डिप्लीशन रीजन का मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने को कंफाइन किया है एक्स कहां से कहां, ये एक्सपी के बीच में, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, चलो यही ले लेते हैं, कहां से कहां, व्हेन द एक्स इज और एक दूसरा रीजन ये जो रीजन है ना, इस रीजन में ये क्या है डिप्लीशन टुवर्ड्स द एन साइड और ये है डिप्लीशन टुवर्ड्स द पी साइड, ये है डिप्लीशन टुवर्ड्स द एन साइड और ये क्या है पी साइड। और यहां जो होंगे वो क्या होंगे आपके इंप्यूरिटी जो एटम होगा वो क्या होगा डोनार इंप्यूरिटी एटम होगा। लेकिन आयनाइज्ड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा आयनाइज्ड। और यहां एक्सेप्टार इंप्यूरिटी होगा, ये क्या होगा आयनाइज्ड। लेकिन अगर बाय द वे -xn से अगर मैं और पीछे जाने की कोशिश करूं तो यहां जो होगा वो मटेरियल अभी भी एनडी होगा बट वो नॉन आयनाइज्ड होगा। सिमिलरली आप इससे आगे जाओगे तो वो फिर से क्या होगा आपका Na तो होगा ही डोपिंग मटेरियल लेकिन वो क्या होगा नॉन आयनाइज्ड। और इसी के लिए मैंने ध्यान देना रोवी जो मैंने कर्व बनाया है ना, रोवी कर्व केवल जिंदा कहां तक था -xn और xp के बीच में, इससे लेफ्ट और इसके राइट में। ऐसा नहीं है कि आपका डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है कि होल नहीं, मटेरियल तो होंगे तो होगा ही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट जब आएगा जब कायदे से चार्ज में डिसबैलेंसी हो या फिर एक एटम कुछ नेट चार्ज कंटेन करता हुआ हो जो जीरो ना हो। और वो तभी होगा जब क्या हो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस परसिस्ट करे जो यहां से यहां तक करेगा। देख के समझ में आ रहा है एनडी और Na दोनों क्या होंगे आयनाइज्ड होंगे। तो अगर इस प्रॉब्लम का अगर बेस्ट मोस्ट हल निकालने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली जो हल है वो क्या है ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अब इसी सीक्वेंस में एक तगड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है, थर्ड प्रॉब्लम मेरी सबसे एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसपे कायदे से बच्चा दिमाग लगाए बिना इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम आया है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ नो, आई थिंक ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से फोर्थ प्रॉब्लम था, बट एनीवेज वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड प्रॉब्लम। ये गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2004 में आया हुआ प्रॉब्लम है, कोई बहुत तगड़ा या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जस्ट बाद एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आने जा रहा है। देखिए प्रॉब्लम है क्या, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2004 इन एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन द डोपिंग कंसंट्रेशन, यार एक चीज ध्यान देना अब्रप्ट जंक्शन दिया हुआ है और डोपिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है Na is equals to of 9 into 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ND दिया हुआ है 1 into 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देख के समझ में आ रहा है कि किस टाइप का डोपिंग प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोफाइल है। क्यों? बिकॉज द Na इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द x एंड ND इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द x और स्पेस। तो प्रोफाइल डोपिंग जो है वो क्या है यूनिफॉर्म डोपिंग है, यूनिफॉर्म डोपिंग, दैट इज ऑल्सो फाइन। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक चीज ध्यान देना, आपको Na और ND का डिटेल दिया है, इवन डिप्लीशन विथ W का भी डिटेल दिया हुआ है विच इज नथिंग बट 3 माइक्रोमीटर। और आपसे पूछा गया है कि भाई डिप्लीशन विथ का जो पेनिट्रेशन होगा ना टुवर्ड्स एक्सपी कितना होगा, टुवर्ड्स एक्सपी कितना होगा। कुछ चीजें तो देख के समझ में आ रही है, Na कहीं ना कहीं ND से क्या है ज्यादा है तो XP में जो पेनिट्रेशन होगा वो कम होगा। इसका मतलब W को अगर आधा भी करता हूं तो क्या होगा 1.5 माइक्रोमीटर। तो कहीं ना कहीं 1.5 माइक्रोमीटर का जो पेनिट्रेशन है Na के साइड में उससे क्या होगा कम पेनिट्रेशन होगा, ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, कम पेनिट्रेशन होगा। और इन कंपेयर विथ कहां Na के साइड में यहां पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। तो आंसर आप मानो या ना मानो 1.5 माइक्रोमीटर से कम आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो शायद अगर इसमें से कुछ रूल आउट करना चाहोगे तो आप ऑप्शन ए रूल आउट कर सकते हो। भाई अगर आधा आधा में कब बढ़ता, जब Na ND सेम होता। अब आधे से भी कम कब होगा आपका x ऑफ p, जब Na की वैल्यू ND से ज्यादा हो। तो एक चीज देख के समझ में आ रहा है कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकता सर, इसमें A नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, प्रोबेबली B और D हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको एक सटीक सा फॉर्मूला बताया था, व्हाट वाज दैट, x of p was equals to of w divided by of 1 plus Na divided by ND। याद रखना जब जब Na बढ़ेगा तब तब क्या होगा XP घटेगा, जैसे जैसे क्या होगा एक्सेप्टार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ना तो वहां पेनिट्रेशन किसका डिप्लीशन का वो डिक्रीज होगा। सब डेटा तो दिया हुआ है, इट्स वहां भी कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोस
डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस Na और Nd का अगर आप रेशियो लेते हैं तो कितना है, 9 है। और जानबूझ के प्रॉब्लम डिजाइन किया गया है सच दैट यू विल बी गेटिंग योर आंसर वेरी कंफर्टेबली। 3 से अगर 10 डिवाइड होगा तो बचेगा क्या आपके पास, 0.3 माइक्रोमीटर। और तो देख के समझ में आ ही रहा था कि साहब एक्सपी की वैल्यू जो होगी ना वो कहीं ना कहीं छोटी होगी। किससे छोटी होगी, जो आपका W दिया हुआ है ना उसके आधे से, बोले तो कितना, 1.5 माइक्रोमीटर से तो छोटी होती ही होती। आपने प्रिसाइजली इसका आंसर निकाल लिया, कितना, 0.3 माइक्रोमीटर। एंड एज पर द गिवन प्रॉब्लम द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने पहले डिस्कस कर रहा था ना, अब ये प्रॉब्लम वही है, वन ऑफ द वेल डिजाइन प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट माय फोर्थ प्रॉब्लम इज। लेट्स सी व्हाट इज दैट। फोर्थ प्रॉब्लम है क्या, n plus dash n silicon device is fabricated with uniform and non-degenerating donor doping concentration of ND1 has been given 10 to the power 18, ND2 has been given 10 to the power 15 per centimeter cube, corresponding to the N plus and N region respectively at the operating temperature capital T. Assume complete impurity ionization. KT by Q is equals to 25 millivolts. And intrinsic carrier concentration to be Ni is equals to 1 into 10 to the power 10 per centimeter cube. What is the magnitude of built-in potential of this device? बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है, तगड़ा प्रॉब्लम इन द सेंस, अभी तक आप जनरली केस पढ़ते जाते हो, एक तरफ डोनर इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन होता है, एक्सेप्टार होता है, या फिर कल के दिन क्या होगा, यहाँ एक्सेप्टार है या ये डोनर है, कल के दिन आपका जो डोपिंग है शायद वो यूनिफॉर्म ना हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, बस इतनी वैरायटी पढ़ते हैं। पहली बार आपको देखने को मिला है कि कायदे से दोनों साइड जो डोपिंग है वो डोनर इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन की डोपिंग है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया ले लूं कहानी है क्या। दोनों साइड क्या है, डोनर इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन है, लेकिन एक साइड डोपिंग ज्यादा है बिकॉज इट हैज बीन क्लियरली रिटन एज N प्लस, और N प्लस के लिए जो डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन भी क्लियरली दिया हुआ है 10 to the power 18, और सिमिलरली N के लिए डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन 10 to the power 15। तो कहीं ना कहीं इन कंपेयर विथ द फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर की डोपिंग जो है कम है, लेकिन है तो अभी भी क्या, डोनर इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन। मैंने माना हुआ है इसको x = 0। ये क्या है, आपका जंक्शन है जहां आपके दो डिफरेंट काइंड ऑफ डोपिंग के मटेरियल क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो आज के बाद से ये कंफ्यूज मत होना कि सर x = 0 जंक्शन होगा या नहीं होगा, भाई मेरे जंक्शन, क्योंकि हम दो अलग अलग टाइप के क्या कर रहे हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन मीट कर रहे हैं, ऑल्दो बोथ आर मेकिंग एन टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि इनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुका है मेरे भाई। इसका मतलब यहां भी पूरा का पूरा आयनाइजेशन हो चुका है, यहां पूरा का पूरा आयनाइजेशन। इसका मतलब ये करना क्या चाहेगा, एन टाइप का मटेरियल है, ये क्या एन टाइप का मटेरियल है ना, और ये भी एन टाइप का मटेरियल है। दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे भाई। अगर इलेक्ट्रॉन दे चुके होंगे तो ये क्या हो चुका होगा, कंप्लीटली पॉजिटिव आयनाइज्ड हो चुका होगा, ये भी कंप्लीटली पॉजिटिव आयनाइज्ड हो चुका होगा। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर ये कंप्लीटली पॉजिटिव आयनाइज्ड हो चुका होगा तो यहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इन कंपेयर विथ यहां कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां एक डोनर एटम के साथ अब बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इन्वॉल्व है। इसका मतलब एक एटम जो है वो क्या हो चुका है, 1.6 × 10⁻19 कूलम धारण कर चुका है। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम अगर बाय द वे आपके डोनर डोपिंग का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का भी कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ना। तो यहां वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इन कंपेयर विद दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव के लिए इमिट करता है भाई। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डबल प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, राइट की तरफ होंगे ये, और ये सिंगल के लिए कहां होंगे, लेफ्ट की तरफ होंगे। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाय द वे 3D स्पेस में कहीं भी परसिस्ट करते हैं तो आप उसका वेक्टर सम लोगे। वेक्टर सम अगर लेंगे तो ये स्ट्रांग है, ये रेयर है, आपस में घटेगा, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पे होगा, स्ट्रांग की तरफ होगा भाई। 2ax कैप और एक -ax कैप है, 2ax कैप का डायरेक्शन +ax कैप के डायरेक्शन पे, -ax कैप का डायरेक्शन ax कैप की तरफ है। लेकिन जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा, या फिर ऐड करोगे तो पता चलेगा अभी भी कहां जा रहा है, जहां आपका स्ट्रांग फील्ड है, कहां की तरफ जाएगा, राइट की तरफ। तो एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, अभी भी यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस तो होगा, वो कहां से कहां जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर पूरा का पूरा रीजन जो है अगर आयनाइज्ड हो चुका है तो देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ बैंड बेंडिंग। अगर जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वहां बैंड बेंडिंग का कंसेप्ट होगा। बैंड कैसा बैंड करेगा, ऐसा बैंड करेगा या ऐसा बैंड करेगा, या फिर मैं बोलूं निगेटिवली स्लोप बैंड बेंडिंग होगा या पॉजिटिवली स्लोप बैंड बेंडिंग होगा। भाई निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली स्लोप बैंड बेंडिंग होगा। इससे पहले मैंने आपके बैंड बेंडिंग की थ्योरी में इसको पढ़ाया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इन डिटेल। हो तो पूरा आयनाइजेशन चुका है, लेकिन मैंने जानबूझ के कन्फाइन किया है कि ये जो है केवल रीजन क्या है, आयनाइज्ड है, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है
कि आपका जो बैंड बेंडिंग होगा वो इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, कर लिया मैंने। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग इन नेचर होगा। ठीक, मैंने ले लिया एक EFI। ठीक, कुछ ऐसा। ठीक है, देखो यहां से क्या समझ में आया, तो ये जो है आपका क्या है, कंडक्शन एनर्जी लेवल है, ये क्या है, वैलेंस एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि अगर आप डोपिंग नहीं करते तो कुछ ऐसा होता। अभी ध्यान देना, और ये जो है ना आपका ब्लू कलर, वो है आपका EF, और मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, until and unless the external supply has not been given, EF used to be continuous throughout the diode length। ये क्या होगा, कंटिन्यूस। दिखाने की कोशिश कर क्या रहा है, यहां ध्यान देना, पूरे के पूरे इंटायर रीजन में आपका ब्लू जो है EFI से ऊपर रखा है, और ब्लू जो है वो कुछ नहीं है, फर्मी एनर्जी लेवल है, जो आपके इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर रखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये भी N रीजन है और ये भी क्या है, N रीजन है। ठीक, अगर इसका कुछ पोर्शन नीचे आता, जहां भी आपका EF EFI से नीचे आया, वो क्या होता, आपका P टाइप का रीजन होता। लेकिन इस प्रॉब्लम में तो दोनों साइड क्या है, N टाइप। तो देख के समझ में आता है कि EF को आपको यहीं प्लेस करना है। अगर बाय द वे कल के दिन केस आ जाता कि ये भी जो क्या है, ये P प्लस है और ये क्या है, P है, तो अब इस पूरे को नीचे आना पड़ता और बैंड बैंडिंग भी अलग होता। बट मजेदार चीज ये है कि ये दिखाने के लिए कि दोनों के दोनों N टाइप हैं, आपके EF को ऊपर ही आना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, ये EF EC के पास है, लेकिन ये EF इस EC से काफी दूर है। इसका मतलब इस रीजन में आपकी स्ट्रॉन्ग डोपिंग हुई है, या फिर यहां वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपेयर विद दिस रीजन। पता कैसे चला आपको, अगर EF EFI से ऊपर होगा N टाइप, EF EFI से जितना ऊपर होगा कहीं ना कहीं आपका N का पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये मैंने देखा हुआ है। सिमिलरली अगर बाय द वे आपका EF EFI से ऊपर N टाइप, और जितना ऊपर जाएगा N या फिर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सीड करेगा। तो आप ये बताएंगे ये रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग N है या ये रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग N? डेफिनेटली ये। क्यों? क्योंकि यहां जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा है। आपसे निकालने पूछा गया है इस प्रॉब्लम में बिल्ट इन पोटेंशियल। कुछ नहीं है भाई मेरे को, ये है बिल्ट इन पोटेंशियल। निकलेगी कैसे, निकालना भी बड़ा आसान है, आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है मेरे से। ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, Q टाइम्स ऑफ फाई, Fn और P लिखता था, अब तो वो टाइम गया। मैं इसको लिख सकता हूं N प्लस, और इसको लिख सकता हूं Q टाइम्स ऑफ फाई Fn। ठीक, और V बिल्ट इन अगर निकालना है, आप Q ले लो, V बिल्ट इन निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा, Q टाइम्स ऑफ V बिल्ट इन। भाई इसमें से अगर आप ये घटा दोगे तो ये बचेगा, और सब में Q का क्या है, कॉमन है, तो V बिल्ट इन की वैल्यू निकली क्या, ये निकली फाई ऑफ Fn प्लस ऑफ फाई ऑफ Fn। इनके मैग्नीट्यूड का क्या करना है, एडिशन करना है। आपने इस कंसंट्रेशंस को पहले पढ़ा हुआ, देखो क्या था कहानी, अगर आप रिकॉल करेंगे, सो N वाज इक्वल्स टू ऑफ Ni, देन एक्सपोनेंट ऑफ EF माइनस ऑफ EFI डिवाइडेड बाय ऑफ KT। तो यहां से अगर आप कंक्लूड करना भी चाहें तो यहां से आप EF माइनस ऑफ EFI आराम से निकाल सकते हैं। तो EF माइनस ऑफ EFI was equals to क्या होगा, N कहीं ना कहीं डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन ND के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगा ND। तो ओवरऑल मैं अगर यहां से कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं तो ये आएगा KT ln ऑफ ND डिवाइडेड बाय ऑफ NI। लेकिन मुझे EF माइनस EFI से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बेसिकली मतलब है फाई ऑफ Fn प्लस से भी, और किससे, चलो पहले फाई ऑफ Fn, तो ये हो जाएगा KT बाई Q, क्योंकि यहां का Q नीचे आ चुका है, ln ये होगा ND, किस रीजन का, फर्स्ट रीजन का, ये होगा ND1 बाई ऑफ Ni। सिमिलरली फाई ऑफ N डैश लेते हैं या प्लस लेते हैं तो ये होगा KT बाई Q, ln किस रीजन का, ND2 डिवाइडेड बाई ऑफ Ni। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, फाई ऑफ Fn और फाई ऑफ Fn प्लस का आपस में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपके हाथ में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी जा रही, ध्यान देंगे, जस्ट अ मिनट, फाई ऑफ Fn प्लस, या तो ये होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है यहां पर, फाई ऑफ Fn प्लस माइनस ऑफ फाई ऑफ Fn, जो होगा आपका V बिल्ट इन, जो किसके बराबर होगा, इनको सब्सट्रैक्ट ही तो करना है, ये होगा KT बाई Q ln ND1 जो आपको क्लियरली गिवन है,
डिवाइडेड बाय ऑफ ND2 जो आपको क्लियरली गिवन है। बस ये डेटा आपको फीड करना है। KT/Q इस प्रॉब्लम में 25 मिलीवोल्ट दिया हुआ है। ln ND1 इस प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁻15 बोले तो कितना 10⁻3। वी बिल्ट इन की वैल्यू निकल रही है यहाँ से 0.173 वोल्ट्स, जो मुझे लगता है कि थोड़ा वर्कआउट करके आसानी से निकाला जा सकता है। NI की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा आप अच्छे से ध्यान दो, कल के दिन ये आपको ऑफ ट्रैक कर सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दैट। देखिए क्या है फिफ्थ प्रॉब्लम। यहां दिया हुआ है कंसीडर एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन एट T = 300 डिग्री केल्विन एज सोन इन फिगर। डिप्लीशन रीजन विथ XN एट N साइड इज 0.2 माइक्रोमीटर। परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन, डेफिनेटली आपका डायोड बना हुआ है, सिलिकॉन के ऊपर बना हुआ है, उसके एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है। आपको पूछा गया है पीक इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन। ठीक यार, एक चीज ध्यान देना, मैंने Emax पहले रिकॉल किया हुआ था। Emax यहां निकाला हुआ है मैंने। Emax, यस Emax तो यहां भी कहीं निकालने की कोशिश की थी। अगर मैं रिकॉल करता हूं सो इट वाज QNA XP डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन एंड विच वाज इक्वल्स टू ऑफ QND XN डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन। जो डेटा दिया हुआ है उसी से ही तो कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं। इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि Na अगर बहुत बड़ा है ND से, ठीक है, तो इसका मतलब कल के दिन P साइड में जो क्या होगा डिप्लीशन होगा वो काफी छोटा होगा इन कंपेयर विथ N। दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन आपको जो गिवन डेटा है ना उससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, यहां से करेंगे। गिवन डेटा में आपको डेटा क्या क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है आपके, यस ND की वैल्यू दी हुई है। अगर आप फिगर देखते हैं अच्छे से 10⁻16, तो अगर आप ये डेटा रखेंगे ना तो यहां से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये होगा Q 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, ND दिया हुआ है, ND कितना दिया हुआ है 10⁻16। XN दिया हुआ है कि पेनिट्रेशन जो है वो कितना है 0.2 माइक्रोमीटर। आप लिख सकते हैं इसको 0.2 10⁻6 इंटू 10⁻2। मैं निकालूंगा इसका कैलकुलेशन सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का भी डिटेल आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है सेंटीमीटर के फॉर्म में। ठीक है, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो तो देख के समझ में आ रहा है कि अगर पूरे के पूरे डायमेंशन सेंटीमीटर के फॉर्म में हैं तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है ना वो आ रहा है कुछ 31 इंटू 10⁻3 वोल्ट पर CM। और आपके डिटेल में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करना था, तो ये तो किलो वोल्ट खुद ही बन गया। तो आप जो आंसर फीड करेंगे ना आपके न्यूमेरिकल डेटा प्रॉब्लम में वो क्या है 31 है। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहां भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसी सीक्वेंस में अपन क्या करेंगे, फिर कुछ और प्रॉब्लम लेंगे। लेट्स टेक दोस प्रॉब्लम्स आल्सो। देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। ये प्रॉब्लम आया हुआ है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2014। व्हेन अ सिलिकॉन डायोड हैविंग, सिलिकॉन डायोड का मतलब आपका जो बेस मटेरियल था वो सिलिकॉन था। एक साइड आपने डोनार इंप्यूरिटी क्या किया होगा, डोप किया होगा, और दूसरी तरफ एक्सेप्टार इंप्यूरिटी डोप किया होगा। दैट्स वेल एंड गुड। हैविंग Na is equals to 9 into 10⁻16, ND is equals to of 1 into 10⁻16 on N side is reverse biased. The total depletion width is found to be 3 micrometer. Given that the permittivity of silicon is given, the depletion on width on the P side and the maximum electric field in the डिप्लीशन रीजन आर रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपने लगभग किया है, लेकिन बस केवल एक चीज आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है, वो क्या है Emax की वैल्यू। तो ये बात होती है मेरे क्वेश्चन 6 की। बात करता हूं मैं, यहां कहानी क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके P साइड में जो क्या है डोपिंग कंसंट्रेशन विच इज नथिंग बट द एक्सेप्टार डोपिंग कंसंट्रेशन, वो किसी इस रेंज में फॉल करता है। सिमिलरली N साइड में डोनार डोपिंग कंसंट्रेशन कुछ इस रीजन में फॉल करता है। और यहां दिया हुआ है आपका टोटल डिप्लीशन विड्थ W इज इक्वल्स टू ऑफ 3 माइक्रोमीटर्स। दैट इज ऑल्सो फाइन। परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई, किसका, बेस मटेरियल का। एप्सिलॉन जो दिया हुआ है और यहां से आपको निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको डिप्लीशन विड्थ ऑन द P साइड XP की वैल्यू, और साथ में निकालना है आपको Emax की वैल्यू।
यार इस टाइप की प्रॉब्लम तो मैंने बहुत कुछ देख ली है ऑलमोस्ट। यार एक्सपी को आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, विच विल बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस ऑफ एन ए बाई ऑफ एन डी। ठीक, और इस गिवन डेटा से अगर आपने क्या निकाल लिया, डब्ल्यू निकाल लिया, तो वहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए पहले एक्सपी निकाल लेते हैं। एक्सपी इज इक्वल्स टू ऑफ कितना है ये 3 माइक्रोस डिवाइडेड बाई ऑफ 1 प्लस एन ए इंटू एन डी, ये क्या होगा 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए या फिर यूज नहीं भी करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट यूज टू बी द फॉर्मूला ऑफ ई मैक्स? अगर मैं केवल एन के थ्रू अगर कैलकुलेशन करना चाहूंगा तो ये होगा एक्सपी क्यू टाइम्स ऑफ एन ए डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन। आपको सब डेटा तो नोन है ना, आप फीड करके वापस लाएं। तो एक्सपी जो रखेंगे आप कितना रखेंगे 0.3 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। क्यू 1.6 इंटू 10 पर -19, एन ए सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है, वेल एंड गुड, डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जब आप ये पूरा का पूरा डेटा फीड कर लेंगे ना तो यहां से जो आंसर आ रहा है वो कुछ आ रहा है 4.15 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अगर आप कंसोलिडेट करें एक्सपी की वैल्यू और ई मैक्स की वैल्यू तो डेफिनेटली देख के समझ में आ रहा है कि आपके लिए बी जो होने जा रहा है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम है क्या, लिखा हुआ है पीएन स्टेप जंक्शन, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली डोप्ड है विथ द कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल कितना है आपकी इस प्रॉब्लम में 0.65 वोल्ट है, एंड डिप्लीशन विड्थ है W was equals to of 1 माइक्रोमीटर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर बाय द वे आपने फॉरवर्ड बायस अगर वोल्ट अप्लाई करना है और इसको रिड्यूस करना है, ये आपका W1 है, आपको रिड्यूस करना है W2 कहां पे, ये रिड्यूस करना है आपको 0.6 माइक्रोमीटर पे। तो आप फॉरवर्ड वोल्टेज VF कितना लगाएंगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से इट्स राइट टाइम कि कायदे से आप W और किसको जंक्शन पोटेंशियल को आप रिलेट कर लें। W वॉज इक्वल्स टू ऑफ कितना था, ट्वाइस ऑफ क्या था VJ एप्सिलॉन डिवाइड बाय ऑफ Q, ऐसा ही कुछ था ना, ट्वाइस ऑफ VJ का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ऐड होता है, फॉरवर्ड बायस में सब्सट्रैक्ट होता है। ये होगा आपका बिल्ट इन माइनस ऑफ V अप्लाइड जो फॉरवर्ड बायस है वो नेगेटिव होगा इनटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन क्या, अगर आपने सिलिकॉन पे अगर डायोड बनाया है तो एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम पे बनाया तो डिवाइडेड बाय ऑफ 1 अपॉन Na पैरेलल विथ Nd टू द पावर हाफ। देखो एक चीज ध्यान देना, इस प्रॉब्लम में देख के समझ में आ रहा है कि आपने कायदे से कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स चेंज नहीं किए आपके प्रॉब्लम में। इसका मतलब W ना तो एप्सिलॉन के कारण चेंज होगा, ना Na ना Nd ना Q के कारण चेंज होगा इस प्रॉब्लम में, क्योंकि आपने एक बार अगर बाय द वे कंस्ट्रक्शन कर लिया तो Na Nd एप्सिलॉन इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो एक चीज तो क्लियर हो गया भाई मेरे, W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V बिल्ट इन माइनस ऑफ VF टू द पावर हाफ पे। ये अग्री करते हैं? तो चलिए पहले के केस में लेते हैं। पहला जो केस था ना, जब क्या था W वॉज W1, और वो कब का केस था, जब कायदे से आपने जो फॉरवर्ड बायस लगाया था ना V ऑफ F, वो कितना लगाया था 0, केवल आपके पास क्या था V बिल्ट इन था। तो आप इसको लिख सकते हैं W1 V बिल्ट इन, उस समय फॉरवर्ड वोल्टेज था 0 टू द पावर हाफ। दूसरा केस था W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V बिल्ट इन, आप कितना फॉरवर्ड बायस लगाएंगे इसका सर्च कर रहे हैं। पहले के केस में आपको डिप्लीशन विड्थ नोन था 1 माइक्रोमीटर, दूसरे के केस में आप इसको लेके जाना चाह रहे थे 0.6 माइक्रोमीटर, तीसरे के केस में आपको V बिल्ट इन भी नोन था। ठीक है, V बिल्ट इन कितना था 0.65 आप निकालना चाह रहे थे VF। आप कुछ मत करें, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें आपस में डिवाइड करें। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा W1 डिवाइड बाय W2, चलो अभी मैं डेटास नहीं रख रहा, W1 डिवाइड बाय W2, जितने भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो सब के सब नॉक ऑफ हो चुके होंगे, बचेगा क्या V बिल्ट इन डिवाइडेड बाय ऑफ V बिल्ट इन माइनस ऑफ VF टू द पावर हाफ, ऐसे कुछ है।
वी बिल्ट इन आप यहां से कॉमन निकालें ऊपर और नीचे से, तो ये होगा W1 डिवाइड बाई W2 1 माइनस VF डिवाइडेड बाई वी बिल्ट इन टू द पावर हाफ, और W1 डिवाइड बाई W2 तो देख के समझ में आ रहा है सर ये क्या है, 1 डिवाइड बाई 0.6 है, और यहां से आपको वी बिल्ट इन की भी वैल्यू नोन है, आप अगर डेटा बाद में रखेंगे तो 0.65, और मुझे नहीं लगता कि आप स्क्वायर करके VF निकालने में कोई भी आपको तकलीफ होने जा रही है, बट एनीवेज व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ VF आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नो, आपको कितना फॉरवर्ड वोल्टेज लगाना होगा कि आपका डिप्लीशन विड्थ कम हो जाए, कहां तक पहुंच जाए 0.6 माइक्रोमीटर, तो यहां से जो VF निकालेंगे द रिजल्ट इज गोना बी 0.43 ऑब्वियसली वोल्ट। और पहले भी देखा था कि अगर आपने कल के दिन फॉरवर्ड बायस लगाया है तो आपका कहीं ना कहीं डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, श्रिंक होगा, और अगर आपने रिवर्स बायस लगाया है तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। सो आई थिंक द 7th प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड। इज इट पार्ट क्लियर? चलो इसी सीक्वेंस में अपन क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या लिखा हुआ है, द डोनार एंड एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज आर बीइंग गिवन 1 into 10 power 16, 5 into 10 power 18. Assume that the intrinsic semiconductor Ni is also given, Kt by Q is also given, epsilon is also given. The built-in potential and the depletion width of the diode under the thermal equilibrium. आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो ये देखता हूं मैं, सबसे पहले निकालना है आपको built-in potential VBI, और दूसरा निकालना है where it is depletion width W की वैल्यू। तो यार सबसे पहली बात तो वी बिल्ट इन आप निकाल कैसे सकते हो फ्रॉम द गिवन डेटास, आसानी से निकाला जा सकता है। वी बिल्ट इन को मैंने पहले भी बैंड बेंडिंग के कंसेप्ट से आपको कैलकुलेट कराया है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ KT बाई Q NA ND बाई ऑफ NI स्क्वेयर। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी आपको ज्यादा तकलीफ होने वाली चीज बनती है। अग्रीड है? KT बाई Q इस प्रॉब्लम के लिए कितना दिया भाई, 26 मिलीस। NA इस प्रॉब्लम के लिए कितना दिया हुआ है, 10 to the power 16, सॉरी डोनार 10 to the power 16, और ये जो दिया हुआ है NA 5 into 10 to the power 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ऑफ NI स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1.5 into 10 to the power 2, दैट इज व्हाट इट इज। और यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ मैंने एक मिस किया था, यहाँ क्या आएगा, लॉन आएगा, लॉग नेचुरल, यहाँ आपको लॉग नेचुरल लेना होगा, लॉग नेचुरल। तो अब कुछ नहीं करना है, ये डेटा उसको आप पूरा का पूरा क्या करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, एंड फ्रॉम देयर इजीली यू कैन गेट द आंसर। बाय द वे अगर मैं ये देखूं तो ये वोल्टेज जो आ रहा है ना, लगभग आ रहा है 0.87 वोल्ट या 0.86 वोल्ट, तो वी बिल्ट इन तो निकल गया। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई तेरे W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे भाई, व्हाट इज द विड्थ ऑफ W कैसे निकाल सकते हैं आप? देखो वी बिल्ट इन से W निकालना थोड़ा आसान है, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, E मैक्स की वैल्यू निकाल लो। था भाई ये कुछ नहीं था, 2 टाइम्स ऑफ क्या था, VJ अगर एक्सटर्नल आपने पोटेंशियल नहीं लगाया तो इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ वी बिल्ट इन इनटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ Q इनटू 1 अपॉन NA और ND का पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द पावर हाफ। आपको सब डिटेल्स दिए हुए हैं, NA ND Q एप्सिलॉन सब दिया है, और यहां से आप वी बिल्ट इन की वैल्यू क्या कर सकते हो, फीड कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये निकालते आसानी से बनेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। एनीवेज अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू आ रही है कुछ 3.3 इंटू 10 टू द पावर -5 cm। ठीक है, तो कायदे से वट एवर द आंसर इज कमिंग, the voltage is gonna be 0.86 and the width is gonna be 3.3 into 10 power -5, so answer is appropriately correct as D। ठीक, अब बात आती है क्वेश्चन 9th की, सबसे तगड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान देना। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल एंड डिप्लीशन रीजन ऑफ PN। चलो अब यहां ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कर्व कुछ ऐसा बना हुआ है। तो यार सबसे पहली बात बताओ, ये कर्व देख के आपको क्या समझ में आया, ये पॉजिटिव स्लोप्ड है, नेगेटिव स्लोप्ड है, पॉजिटिव स्लोप्ड है, तो ये जो होगा वो P साइड रीजन होगा या N साइड रीजन होगा, डेफिनेटली ये N साइड रीजन ही होगा, और ये क्या होगा, P साइड रीजन होगा। दूसरा ये जो आपका कर्व है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली डोप्ड है कि नहीं, किस साइड में, N साइड में और P साइड। बिल्कुल भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन बनता है तो यूनिफॉर्मली क्या होगा, डोप्ड ही होगा। तो आपका N साइड और P साइड वो क्या है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है। इसका मतलब ND और NA दोनों के दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे थ्रू आउट द वेरिएशन इन X।
किसको सी में? क्योंकि ई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। कल के दिन आप लीनियरली ग्रोन जंक्शन देखेंगे तो आपका जो ई होगा वो पैराबोलिक इन शेप होगा। तो क्या होगा, एनडी और एनए क्या होंगे, दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे, या फिर क्या होंगे, यूनिफॉर्म डोपिंग का केस होगा। ठीक, आप अगर बाय द वे थोड़ा सा और डिटेल देखना चाहो तो क्या है, 10 टू पावर 4 है, 10 टू पावर 4 ये कितना है -0.1 और ये कितना है 1। तो यार एक चीज तो देख के समझ में आ रहा है कि आपको एक चीज और भी पता है, XP into NA is equals to XN into ND। इस प्रॉब्लम में एक चीज तो क्लियर दिया हुआ है कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, N साइड है, तो वहां X ऑफ N की वैल्यू कितनी है, 0.1 जो भी हो माइक्रोज वगैरह में, और XP जो है वो कितनी है भाई मेरे, 1। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि XP डिवाइडेड बाय ऑफ XN, XP डिवाइडेड बाय ऑफ XN इज इक्वल्स टू ऑफ ND डिवाइडेड बाय ऑफ NA, जो इस प्रॉब्लम में देख के समझ में आ रहा है कितना है, 10। तो कल के दिन अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव करना है तो आपका डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन वो 10 गुना होना चाहिए एक्सेप्टार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन से, तभी आपका डिप्लीशन इधर कम होगा और इधर डिप्लीट जो क्या ज्यादा करेगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक, तो यार मुझे कुछ डिटेल तो क्लियर हो गए। और लास्ट डिटेल आप इससे आप क्या कर सकते थे, वी बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते थे। वी बिल्ट इन होता है क्या, वी बिल्ट इन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स। तो इस पूरे का एरिया अंडर द कर्व लेना है, वो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नीट्यूड बोलोगे तो वो भी नहीं लेना है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के लिए जो होगा हाफ टाइम्स ऑफ क्या बेस लेंथ, इतना कितना है 0.1 इंटू ई मैक्स। ई मैक्स कॉमन है 10 टू द पावर 4, ये कितना है 0.1 और ये कितना है 1। ठीक, और ध्यान देना सब के सब क्या होने चाहिए, सेंटीमीटर्स में होना चाहिए। इसको चेंज करने के लिए कुछ मत करो, 10 टू द पावर -6 और मल्टीप्लाई कर लो 10 टू पावर 2 से। तो यहां से आप वी बिल्ट इन का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। वी बिल्ट इन के मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखना 560 के आसपास आ रही है, 560 मिलीवोल्ट्स के आसपास। ये प्रॉब्लम में देखो एक अच्छा डिजाइन प्रॉब्लम था, और ये पूछा कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। पहला है द लेफ्ट साइड ऑफ जंक्शन इज एन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नहीं होगा। बोथ दी एन एंड पी टाइप रीजन्स आर यूनिफॉर्मली डोप्ड, सही है, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, 700 नहीं भैया 560 है, गलत है, तो ये आंसर है। लास्ट, इफ द पी रीजन हैज अ डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 15 सेंटीमीटर और एक है एन टाइप 10 टू द पावर 16 सेंटीमीटर, उस कंडीशन में ND by NA तो 10 है, वो भी सही है। तो देख के समझ में आ रहा है केवल एक बेस्ट मोस्ट आंसर है, एंड दैट इज नथिंग बट द ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कुछ और भी कंटेंट्स लेके। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।